हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, वो है सामान्य विज्ञान जीके का एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक जैव प्रक्रम जिसमें आते हैं पोषण और उत्सर्जन यानी कि लाइफ प्रोसेस। इस वीडियो में आप 75 प्लस एमसीक्यूज देखेंगे। विगत वर्षों में देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले सामान्य विज्ञान के 90 से 95% जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जा रहे हैं। यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी साइंस के वीडियो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनमें एनसीईआरटी विज्ञान की किताब का चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम अर्थात पोषण और उत्सर्जन से जुड़े हुए एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रम जो शरीर में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, मतलब क्षतिपूर्ति, जो पूर्ति करते हैं शरीर की। जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे मुख है, ग्रासिका है, आमाशय है, क्षुद्रांत्र है, बृहदांत्र है, छोटी आंत, बड़ी आंत, साथ में जैसे हृदय है, ये सब मिलके जो एक संपूर्ण कार्य को करते हैं, वो जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव प्रक्रम। अनुरक्षण प्रक्रम को जारी रखने के लिए जंतु भोजन द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस का जो कार्य है उसके लिए क्या करते हैं? जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस का कार्य है उसमें ऊर्जा लगती है, तो भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोषण। क्या कहा जाता है? पोषण। नेक्स्ट है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थ के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिका के द्वारा खाद्य पदार्थ को पचाने में, उसका विघटन में होता है उपयोग, वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है श्वसन। क्या कहा जाता है? श्वसन। जंतु शरीर में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं, उस दौरान कुछ ऐसे उत्पाद भी बनते हैं, साइड उत्पाद, वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे आपका यूरिया है, उसको मूत्र के द्वारा आप बाहर निकालते हो, मल है, ये सब क्या कहलाता है? ये प्रक्रम, ये कहलाता है उत्सर्जन। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में तरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह कौन से जीव होते हैं? तो वो जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पेड़ है, पौधे हैं, ये सब क्या होते हैं? ये खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्वपोषी। स्वयं का पोषण करने वाले। विषमपोषी जीव भोजन के लिए जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं तथा इन्हें खंडित करने के लिए वे जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। यह उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? विषमपोषी यानी कि जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन जटिल पदार्थों को पचाने के लिए, उन्हें खंडित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जैव उत्प्रेरक का। तो ये जो जैव उत्प्रेरक है, ये क्या है? ये होता है एंजाइम। तो जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसे पचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है एंजाइम। जंतु तथा कवक होते हैं। जंतु और कवक क्या होते हैं? तो देखिए, जंतु क्या होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो ये स्वयंपोषी तो हुए नहीं, तो ये क्या होंगे? विषमपोषी। तो जंतु और कवक क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। ये दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। किसकी उपस्थिति में होती है? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। किसमें परिवर्तित कर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल? कार्बोहाइड्रेट में।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया परिवर्तित करती है? ये होती है प्रकाश संश्लेषण। तो आंसर हो जाएगा पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। मरूदभिद पौधे रात्रि के समय कौन सी गैस लेते हैं? तो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः पौधे रात्रि के समय क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। लेकिन मरूदभिद पौधे जो हैं वो रात्रि के समय क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी, जिसे लार कहते हैं, यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जब हम कोई भी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी आ जाता है मतलब क्या होता है? लार आता है। ठीक है, तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है लाला ग्रंथि से। किससे? लाला ग्रंथि से। इसलिए इसको लाला रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला रस। मानव मुख के लार में कौन सा एंजाइम होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है और रिपीट होता रहता है, तो इसे अच्छी तरह याद रख लीजिए। मानव मुख के लार में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टॉयलिन नामक। नेक्स्ट है, मानव मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? मानव का जो मुख होता है उससे आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये देखिए, ये मानव मुख है, यहाँ से किसके द्वारा ले जाया जा रहा है आमाशय तक? ग्रासिका के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रासिका के द्वारा। ग्रासिका को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ईसोफेगस के द्वारा। आमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है। कौन सा? जठर रस स्रावित होता है। तो आंसर हो जाएगा आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये देखिए, ये है आमाशय। आमाशय जिसको हम उदर भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है उदर की भित्ति में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कई बार पूछा जाता है उदर किसे कहते हैं या स्टोमच किसे कहते हैं, वो होता है कौन सा? आमाशय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ये होते हैं, देखिए, ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। थर्ड ऑप्शन है माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किस में टूटता है? स्टार्च टूटता है माल्टोज में, और माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूट जाता है। तो माल्टेज क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। ये एंजाइम नहीं है, तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ए और बी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों क्या हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। आमाशय में जठर ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? आमाशय में जठर ग्रंथि जो होती है उससे कौन कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? देखिए, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बिल्कुल जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। ऑप्शन बी पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम का भी स्राव करती है। और श्लेष्मा, श्लेष्मा का भी स्राव करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इन तीनों का स्राव करती है अग्नाशय में जठर ग्रंथि। ठीक है, ये श्लेष्मा HCl से आमाशय की जो भित्ति होती है उसको बचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है? तो आपने देखा था पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ होता था? आमाशय में। और आमाशय की जठर ग्रंथि से ही किसका स्राव होता था? HCl का। HCl क्या है? अम्ल है। इसका मतलब पेप्सिन किस माध्यम में क्रिया करेगा? अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, अर्थात अम्लीय माध्यम पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत्र। ये जो नीचे आप पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? ये है छोटी आंत। निम्नलिखित में से वह है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, ये कौन सा होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मतलब फैट, इनके पूर्ण पाचन का स्थल होता है छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है
और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यह क्षारीय बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो देखिए, यह है आमाशय। आमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय होकर आता है। आगे क्या होता है, ये अग्नाशय में जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रिया करता है। तो अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए क्या होता है, ये जो यकृत होता है ये पित्त रस छोड़ता है। क्या छोड़ता है? पित्त रस। ये क्षारीय होता है, तो ये क्षारीय माध्यम इसको प्रदान करता है और इस प्रकार से पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है वो उस प्रोटीन को पचा देता है। तो क्षारीय कौन बनाता है? यकृत से स्रावित पित्त। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अभी हमने पढ़ा अग्नाशय रस से जो एंजाइम निकलता है वो किस माध्यम में सक्रिय होता है? क्षारीय माध्यम में। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। पूछ लिया जाए आपसे कि ट्रिप्सिन कौन से माध्यम में सक्रिय होता है, तो आप आंसर देंगे क्षारीय माध्यम में। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। इमल्सीकृत अर्थात पायसीकृत वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है लाइपेज। ऑप्शन डी, लाइपेज। निम्नलिखित में से छोटी आंत में स्रावित एंजाइमों का कार्य कौन सा है? छोटी आंत में जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनका कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन। तो ये बिल्कुल सही है। छोटी आंत में प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन बी, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करना। ये भी सही है। छोटी आंत में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। और वसा का वसा अम्ल में परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। जो फैट है, जो वसा है, उनका वसा अम्ल में परिवर्तन हो जाता है छोटी आंत में। तो तीनों के तीनों आंसर सही हैं। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन और वसा का वसा अम्ल में परिवर्तन, ये सभी छोटी आंत में संपादित होते हैं। छोटी आंत में उपस्थित दीर्घरोम का कार्य क्या है? तो देखिए, छोटी आंत में क्या होता है, ऐसे दीर्घरोम होते हैं, छोटे छोटे तंतु टाइप के। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, ये दीर्घरोम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जो कि ज्यादा अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो आंसर ए सही है। भोजन का अवशोषण करते हैं। और थर्ड कार्य इनका क्या है, भोजन का अवशोषण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ तीनों के तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जल कुछ खनिज और औषधि का अवशोषण स्थल है। जल कुछ खनिज और औषधि का जो अवशोषण स्थल है वो होती है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत मतलब बृहदांत्र। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विखंडन से 3 कार्बन वाला अणु बनता है, वह क्या है? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विखंडन से जो 3 कार्बन वाला अणु बनता है वो क्या होता है? वो होता है पायरूवेट। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला और पायरूवेट होता है 3 कार्बन वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका पायरूवेट। अवायवीय श्वसन में पायरूवेट के विखंडन से क्या बनता है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि पायरूवेट टूटता है तो क्या बनता है? C2H5OH प्लस CO2 और ऊर्जा, मतलब एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो आंसर ए सही हो जाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलती है। पायरूवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह प्रक्रम कहलाता है। पायरूवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो कहलाता है वायवीय श्वसन। कौन सा? वायवीय श्वसन। और ये कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्या है? वायवीय श्वसन में पायरूवेट के विखंडन से निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? वायवीय श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन होता है तो क्या क्या प्राप्त होते हैं? ये होते हैं CO2, H2O और ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऑप्शन सी। वायवीय श्वसन कहाँ घटित होता है? वायवीय श्वसन कहाँ घटित होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो कोशिका द्वारा पायरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है।
इस स्थिति में पायरुवेट के विखंडन से कौन सा यौगिक बनता है? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस पोजीशन में वायवीय श्वसन तो हो नहीं सकता, तो क्या होता है, दूसरा रास्ता अपनाया जाता है कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल बना लेता है, और ये लैक्टिक अम्ल बनने से क्या होता है, पेशियों में थकान महसूस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब वायु का अभाव हो, कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो, तो उस पोजीशन में पायरुवेट किसमें विखंडित होता है? लैक्टिक अम्ल में। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन, मोचन का मतलब निकलना। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा रिक्त स्थान होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, यानी बहुत अधिक। तो आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। कोशिकीय श्वसन द्वारा निकली हुई ऊर्जा कौन से अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, जो कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो देखिए, कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वो यूज होती है एटीपी बनाने में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एटीपी कैसे बनता है? एटीपी बनता है, एडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ता है और क्या बन जाता है? एटीपी। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट हैं, और एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट कितने हैं? 3 हैं। ठीक है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली रिक्त स्थान क्रियाओं का परिचालन करती है। तो कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं होती है उनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और जिन क्रियाओं को ऊर्जा चाहिए वो क्या कही जाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कही जाती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मा शोषी। तो एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है वो किसमें काम आती है? वो कोशिकाओं की ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को संचालित करने के काम आती है। जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा रिक्त स्थान होती है। तो देखिए, जल में जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन से। तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम होती है हमारी वायु की तुलना में। जो हम श्वास लेते हैं वायु से, तो वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन क्या होता है, वायु में घुली ऑक्सीजन की तुलना में जो सागर या पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी कम होती है, और उसको लेने के लिए क्या होता है, जो जलीय जीव हैं उनको जल्दी जल्दी श्वास लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उनकी श्वास दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। यहाँ आंसर हो जाएगा जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन बी। फुफ्फुस के अंदर गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस यानी फेफड़े, इसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय यानी एक्सचेंज होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कूपिका के द्वारा। एक्चुअली कूपिका क्या होती है? कूपिका इस तरह की संरचना होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये क्या करती है? ये एक तरीके से सरफेस जो कांटेक्ट है उसको बढ़ा देती है, यानी कि सतह को, अवशोषण सतह को बढ़ा देती है कूपिका। ये कूपिका किसमें सहायक होती है? फुफ्फुस के अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो धूम्रपान के कारण नष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, यह है श्वास नली जैसे। तो श्वास नली में क्या होती है? ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं बाल जैसी। ये क्या करती है? ये संरचना, ये धुआं और जहरीले पदार्थ हैं उन्हें फिल्टर कर देती है। तो जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, तो धूम्रपान की वजह से क्या होती है? ये संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने से वो फिल्टर नहीं हो पाती है, धुआं है या जहरीले पदार्थ हैं, और वो आगे जाके किसका कारण बनते हैं? लंग कैंसर का और काफ़ी सारे इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। ये होती हैं कौन सी? सीलिया। सीलिया के नष्ट होने पर आदमी को कैंसर और इन्फेक्शन की समस्या पैदा हो जाती है। मानव रक्त में श्वसन वर्णक कौन है? मानव रक्त में जो श्वसन वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। रुधिर है। रुधिर क्या है? रुधिर होता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक।
रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, इसे क्या कहते हैं? रुधिर में जो तरल माध्यम होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा का कार्य है? प्लाज्मा का कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है, भोज्य पदार्थ का वहन, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का वहन, तो ये नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का वहन भी करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य प्लाज्मा के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का वहन, रक्त में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन का वहन करती है? वो होती है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन बी। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय क्यों होता है? मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय क्यों होता है? कक्षों में क्यों बटा होता है? तो देखिए, जैसे ये हृदय है, हृदय में देखिए 4 कक्ष हैं, 1 2 3 4। ये 4 कक्ष आपको दिख रहे हैं, 2 नीले और 2 येलो येलो। ये कक्षों में क्यों बटा हुआ है? ये कक्षों में इसलिए बटा हुआ है, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए। जो ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर है उससे मिलने से रोकने के लिए हृदय 4 कक्षीय होता है, ताकि शरीर अच्छे से काम कर सके। चलिए नेक्स्ट क्या है? मनुष्य के हृदय में होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इन 4 कक्ष में क्या होते हैं? इन 4 कक्ष में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। जो ऊपर वाले हैं आप देखिए, दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये ऊपर क्या है? 2 आलिंद है, और नीचे निलय हैं, ये 2 क्या है? निलय है। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो वो रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये सब क्या है? धमनी। ठीक है, तो धमनियां क्या होती हैं? धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के अंदर ले जाती है। जबकि ऑप्शन बी देखिए, शिराएं। शिराएं क्या करती हैं? शिराएं रक्त को शरीर के अन्य अंगों से क्या करती है? फुसफुस के थ्रू हृदय में लाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कोशिका कौन सी है जो रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर रक्त का स्राव रोक देती है? तो वो कोशिका कौन सी है जो कटने पर या हमारे चोट लगने पर जो रक्त का स्राव होता है उस जगह पर आकर रक्त का थक्का बना देती है और जो रक्त बहता है उसे रोक देती है? वो कौन सी है? वो होती है प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर के किस अंग के द्वारा अलग होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आता है। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इनको रुधिर से कौन सा अंग पृथक करता है? ये करता है वृक्क। ये है वृक्क, आप देखिए, वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, तो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को कौन सा अंग सेपरेट करता है? किडनी, वृक्क। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य के यदि वृक्क किसी कारण से ढंग से काम नहीं करे, किडनी, तो क्या करना पड़ता है? खून को बाहर से शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। पादपों में मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन कौन सा ऊतक करता है? पादपों में मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण, तो इसके लिए ट्रिक है, जल से याद रख लो जाइलम। ठीक है, तो जल और खनिज लवणों का जो वहन करता है वो होता है जाइलम। प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बनते हैं, यानी कि पत्तियों से जो भोजन बनता है, उसे अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहलाते हैं। रक्त दाब किस यंत्र से नापा जाता है? बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? वो मापा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर से। किससे? स्फाइग्मोमैनोमीटर से। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इनमें से कौन सा है जिसे यकृत बनाता है, यानी कि लीवर बनाता है? अमोनिया से जो यूरिया बनता है वो बनता है लीवर के द्वारा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? यूरिया।
अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? यकृत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यूरिया। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ मतलब अपेंडिक्स। तो देखिए ये है अपेंडिक्स, ये परिशेषिका जिसे लिखा हुआ है ये पुच्छ है, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बृहदांत्र से, यानी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पुच्छ जुड़ा हुआ होता है बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत से। ये शाकाहारी में ज्यादा बड़ी पाई जाती थी। पहले जो मनुष्य होता था वो ज्यादातर क्या करता था? शाकाहारी हुआ करता था, ठीक है। बाद में ये धीरे धीरे शाकाहारी जैसे जैसे कम हुए उस हिसाब से ये जो परिशेषिका यानी अपेंडिक्स है इसका यूज खत्म हो गया और ये धीरे धीरे छोटी होती गई। अब ये लगभग यूजलेस हो चुकी है। नेक्स्ट है मानव रक्त अस्मारी अर्थात किडनी स्टोन में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। किडनी स्टोन कौन से रासायनिक पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। जो पथरी होती है किडनी की वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है? कौन सा प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? वो होता है लाल प्रकाश। कौन सा? लाल प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, गलत है। पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, ये भी गलत है। पर्णहरित को नहीं बनाता है, ना ही क्लोरोफिल को नष्ट करता है। ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। कृत्रिम प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख में। जो फर्स्ट स्टेप है पाचन का वो होता है हमारा मुख। जो मंड है अर्थात स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार में क्या होता है? टॉयलिन एंजाइम होता है। ये किसके पाचन में सहायक होता है? ये स्टार्च अर्थात मंड के पाचन में सहायक होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है एंजाइम। कौन सा? एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? जो ज्यादातर पोषक तत्व है वो अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। कहां से? छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? ये इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। किसके? जीवों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके उत्प्रेरक हैं। मुख में मंड अर्थात स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में जो स्टार्च होता है उसका पाचन होता है टायलिन के द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन कौन से पदार्थ में बदलते हैं? तो प्रोटीन बदलते हैं अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ये होता है यकृत अर्थात लीवर। पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का मेन काम क्या है? वसा का एमल्सीकरण अर्थात पायशीकरण। बिल्कुल सही है। जो पित्त है वो क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है। निम्नलिखित में से किन किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो ऐसी किसकी भित्ति होती है जिस पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो देखिए हृदय से जो रक्त लाती है वो होती है धमनियां, ठीक है। धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त को अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो हृदय क्या करता है? पंप करता है धमनी में रक्त को, और ये पंप करने के कारण क्या होता है? धमनी में रक्त का दबाव बना रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो धमनी की सतह पर जो रक्त दबाव डालता है उसे कहते हैं रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा धमनी। धमनी की सतह पर रक्त के द्वारा डाला गया दाब। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब कम हो जाता है, घटता है, मतलब घटता है। एक किशोर मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है?
तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किशोर मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब जो होता है वो होता है 120/80 mmHg। ठीक। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दौड़ लगाते समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है लोहा। जो हीमोग्लोबिन है वो किसका कॉम्प्लेक्स होती है, आयरन का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। रक्त में जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का घटक होता है। किसका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कोशिका का। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, ये होता है हेपरिन। क्या होता है, हेपरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक है, मानव शरीर का रक्त बैंक होता है प्लीहा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसकी सहायता से ले जाया जाता है, लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं कौन सी होती है, आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर ले जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के प्रेजेंस के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। स्तनधारी में यूरिया किस में बनता है। स्तनधारियों में यूरिया किस में बनता है, ये बनता है हमारे लीवर में। स्तनधारियों में क्या होता है, स्तनधारियों में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। यकृत अर्थात लीवर के द्वारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है। गुर्दा अर्थात वृक्क की कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दा जो वृक्क होता है हमारा, यानी कि किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। तो देखिए ये किडनी जो होती है इसमें क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं बनी होती है, गुच्छ जैसी। ठीक है, ये क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कही जाती है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों पाचक एंजाइम होते हैं। और गैस्ट्रिन है ये पाचक एंजाइम नहीं होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में हर एक व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है। जनरली क्या होता है, घट जाता है, एक्सेप्शंस को छोड़कर। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है एआर्टा। ठीक है, कौन सी होती है, एआर्टा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए, कई एग्जाम्स में आता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ होते हैं आपके जैव प्रक्रम अथवा लाइव प्रोसेस, जिसमें कि पोषण और उत्सर्जन आते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।